जोधपुर के मेहरानगढ़ किले के ठीक नीचे 70 हेक्टेयर की एक जमीन थी, लेकिन इसे जमीन कहना शायद सही नहीं होगा। सही बात है। ये एक पथरीला बंजर इलाका था जहां दूर दूर तक सिर्फ ज्वालामुखी चट्टानें, कटाव और एक विदेशी झाड़ी का कब्जा था। आज उसी जगह पर थार रेगिस्तान के देसी पेड़ पौधों का एक अनोखा जीता जागता पार्क है। तो चलिए आज इसी कमाल की कहानी की तह तक चलते हैं। ये सिर्फ एक पार्क बनाने की कहानी नहीं है, बल्कि ये पर्यावरण, सामुदायिक भागीदारी और टिकाऊ विकास पर एक जबरदस्त केस स्टडी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ बागवानी नहीं, बल्कि एक तरह से इकोलॉजिकल रेसरेक्शन है। मतलब एक मरे हुए इकोसिस्टम को फिर से जिंदा करना। वाओ! हमारे पास जो स्रोत हैं वे इस पूरी प्रक्रिया की एक जासूसी कहानी की तरफ पर्दे खोलते हैं, जिसमें चुनौतियां हैं, नायक हैं और पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का एक अविश्वसनीय संगम है। ठीक है, चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। साल 2005 में ये जगह कैसी दिखती थी, जरा इसकी तस्वीर खींचिए हमारे लिए। कल्पना कीजिए 70 हेक्टेयर यानी लगभग 170 एकड़ का एक विशाल पथरीला मैदान। बहुत बड़ा इलाका है ये तो। हाँ, और ये रायोलाइट नाम की ज्वालामुखी चट्टानों से बना है जो बेहद कठोर होती हैं। मिट्टी की परत लगभग ना के बराबर थी और जो थोड़ी बहुत थी भी वो बारिश में बह जाती थी। मतलब एक ऐसा कैनवस जिस पर कुछ भी उगाना लगभग नामुमकिन लग रहा था। बिल्कुल। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन मैंने पढ़ा है कि असली विलेन तो कोई और ही था, कोई पौधा। हाँ, और ये कोई मामूली पौधा नहीं था। इसका नाम है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। मेक्सिको से आई ये झाड़ी पूरी जमीन पर कब्जा कर चुकी थी। यहाँ के लोग इसे एक बड़ा दिलचस्प नाम देते हैं, बावलिया। बावलिया? हाँ, यानी पागल। ऐसा क्यों? क्योंकि ये किसी भी हाल में कहीं भी उग जाती है, लेकिन इसकी असली क्रूरता इसकी जड़ों में है। अच्छा, इसकी जड़ें जमीन में जहरीले अल्कोलॉइड्स छोड़ती हैं जो किसी दूसरे पौधे को अपने आसपास पनपने ही नहीं देती। तो ये एक तरह का रासायनिक युद्ध करती थी। हाँ, आप कह सकते हैं। और अगर आप इसे जमीन के स्तर पर काट दें तो ये 2 गुनी ताकत से वापस उगाती है। अरे बाप रे! एकमात्र तरीका था इसे जड़ से उखाड़ना, वो भी कम से कम 18 इंच गहराई से। 18 इंच, वो भी कठोर चट्टानों के बीच में। ये तो नामुमकिन सा लगता है। बिल्कुल। तो इस पागल झाड़ी से छुटकारा कैसे मिला? यहीं से 2005 में मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट ने इस प्रोजेक्ट की बागडोर सौंपी फिल्म निर्माता से वनस्पति शास्त्री बने प्रदीप कृष्ण को। जी। प्रदीप कृष्ण ने आते ही एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि यहाँ कोई विदेशी या सजावटी पौधे नहीं लगाए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ वही पौधे लगेंगे जो थार रेगिस्तान के पथरीले इलाकों में कुदरती तौर पर उगते हैं। बिल्कुल। लेकिन ऐसी पथरीली जमीन पर उगता ही क्या है? कैसे पौधे होते भी हैं जो चट्टानों पर जी सकते हैं? यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। ऐसे पौधों को लिथोफाइट्स कहते हैं। लिथोफाइट्स? ये वो पौधे हैं जो लाखों सालों के विकास के बाद चट्टानों पर या उनकी दरारों में उगने के लिए ही बने हैं। इनकी जड़ें चट्टानों की बारीक से बारीक दरारों में पानी और पोषण खोज लेती हैं। और इस मिशन में प्रदीप कृष्ण की मदद के लिए एक और दिग्गज शख्सियत सामने आई। कौन थे वो? थार वनस्पति विज्ञान के विशेषज्ञ प्रोफेसर MM भंडारी। टीम उन्हें प्यार और सम्मान से डॉक्टर साहब कहती थी। डॉक्टर साहब। वो 80 साल के एक युवा वनस्पति शास्त्री थे, एक चलती फिरती एनसाइक्लोपीडिया। वो बस अपनी याददाश्त के भरोसे टीम को रेगिस्तान के उन दूरदराज कोनों में ले जाते थे जहां कोई दुर्लभ पौधा या उसके बीज छिपे होते थे। 80 साल की उम्र में? वाकई कमाल है। तो टीम तैयार थी, पौधे भी पहचान लिए गए, लेकिन वो बावलिया वाली समस्या तो अभी मुंह बाए खड़ी थी। हाँ, वो सबसे बड़ी चुनौती थी। उसे कैसे हटाया गया? टीम ने पहले आधुनिक तरीके आजमाए, डायनामाइट का इस्तेमाल करने की सोची, लेकिन उससे तो ऐतिहासिक चट्टानों को नुकसान पहुंचता। बिल्कुल। फिर कंप्रेसर से चलने वाले ड्रिल भी आजमाए, पर वो बहुत धीमे और महंगे साबित हो रहे थे। तो जब सारे आधुनिक तरीके फेल हो गए, तब क्या हुआ? तब सामने आए इस कहानी के असली नायक। और वो कौन थे? खंडवालिया समुदाय। ये पारंपरिक पत्थर तराशने वाले लोग हैं जिनके पूर्वजों ने सैकड़ों साल पहले मेहरानगढ़ का किला बनाया था। पत्थर इनकी रग रग में बसता है। ये बात तो हैरान करने वाली है कि डायनामाइट और मशीनें फेल हो गईं, लेकिन कुछ कारीगरों ने ये काम कर दिखाया। मैंने पढ़ा है कि वो चट्टान का गाना सुन सकते थे। इसका असल में मतलब क्या था? नहीं, ये कोई मुहावरा नहीं है। ये पीढ़ियों से मिला अनुभव और एक असाधारण हुनर है। वाकई। धन सिंह खंडवालिया नाम के एक कारीगर ने टीम को दिखाया कि कैसे।
वो एक हथौड़े से चट्टान पर हल्की चोट करते और उससे पैदा हुई आवाज और कंपन को महसूस करते। अच्छा। उस आवाज के पिच और गूंज से वो बता सकते थे कि चट्टान अंदर से ठोस है या खोखली है, या उसमें कोई बारीक दरार कहाँ तक जा रही है। अविश्वसनीय। मतलब वो एक तरह से चट्टान का एक्सरे कर रहे थे, सिर्फ एक हथौड़े और अपने कानों से। बिल्कुल। इसी हुनर का इस्तेमाल करके खंडवालिया टीम ने बावलिया की जड़ों को चट्टानों के अंदर तक ट्रैक किया। फिर उन्होंने अपने पारंपरिक औजारों से ठीक उसी जगह पर चोट की जहां से चट्टान को कम से कम नुकसान पहुंचाए बिना झाड़ी को जड़ समेत बाहर निकाला जा सके। ये आधुनिक विज्ञान पर पारंपरिक ज्ञान की एक शानदार जीत थी। सही कहा आपने। और मुझे जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये कि बावलिया को हटाने से जो गड्ढे बने, टीम ने उन्हीं का इस्तेमाल नए पौधे लगाने के लिए किया। हाँ, ये बहुत ही समझदारी भरा फैसला था। कोई नई जगह नहीं खोदी गई, एक तरह से दुश्मन ने ही रास्ता दिखा दिया था। वाह। बावलिया ने पहले ही बता दिया था कि चट्टानों में वो कौन सी कमजोर नसें हैं जहां जीवन पनप सकता है। तो एक तरफ पारंपरिक ज्ञान था और दूसरी तरफ क्या कोई वैज्ञानिक तरीका भी अपनाया जा रहा था? हाँ, और यही इस प्रोजेक्ट की खूबसूरती है। टीम ने एक नर्सरी तैयार की जिसमें शुरुआत में 55 प्रजातियों के लगभग 9000 पौधे उगाए गए। आज ये संख्या 250 प्रजातियों तक पहुंच गई है। कमाल है। लेकिन पौधे लगाने का तरीका पूरी तरह से डेटा पर आधारित था। हर गड्ढे को एक यूनिक नंबर दिया गया। अच्छा। किस गड्ढे में कौन सी प्रजाति का पौधा लगा, उसमें किस तरह की मिट्टी का मिश्रण डाला गया, ये सब एक एक्सेल शीट में दर्ज किया गया। यानी हर पौधे का अपना एक रिकॉर्ड था। इसका क्या फायदा हुआ? इससे टीम पौधों के जीवित रहने की दर, मतलब सर्वाइवल रेट, को ट्रैक कर पाई। अच्छा। डेटा के विश्लेषण से पता चला कि कौन सी प्रजाति किस तरह के गड्ढे में ज्यादा अच्छी तरह पनप रही है। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, जैसे डेटा ने दिखाया कि कुम्मट का पेड़ 2 फीट से कम गहरे गड्ढों में नहीं जी पा रहा था। इस जानकारी के बाद टीम ने कुम्मट के लिए हमेशा गहरे गड्ढे चुने। इस तरह हर फैसला अनुमान पर नहीं बल्कि आंकड़ों पर आधारित था। तो ये पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डेटा विश्लेषण का एक बेहतरीन संगम था। बिल्कुल। यहाँ रेगिस्तानी पौधों के बारे में एक और दिलचस्प बात पता चली, जिसे प्रदीप श्री मरने के लिए जीना कहते हैं। हाँ, डाइंग टू लिव। ये सुनने में ही कितना उल्टा लगता है। इसका क्या मतलब है? ये रेगिस्तान के पौधों की सबसे शानदार रणनीतियों में से एक है। कुछ पौधे तो हैं जैसे थोर, जो अपने मोटे तनों में पानी जमा करके साल भर हरे भरे रहते हैं। जी, लेकिन ज्यादातर पौधे, जिन्हें एफिमरल्स कहते हैं, एक अलग ही खेल खेलते हैं। और वो क्या है? वो सूखे से लड़ते नहीं, सूखे से बचते हैं। हाँ। कैसे? ये पौधे सिर्फ मॉनसून के कुछ हफ्तों के लिए जिंदा होते हैं। बारिश होते ही ये तेजी से उगते हैं, फूल देते हैं, अपने बीज जमीन पर बिखेरते हैं और मर जाते हैं। बस इतना ही? हाँ, उनका पूरा जीवन चक्र बस कुछ हफ्तों में पूरा हो जाता है। उनके बीज अगली बारिश तक जमीन में एक टाइम कैप्सूल की तरह सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं। वाह। मतलब हमारा पूरा ध्यान ऐसे पौधे बनाने पर होता है जो सूखे को झेल सकें, लेकिन यहाँ प्रकृति हमें सिखा रही है कि सूखे से बचना भी एक कामयाब रणनीति है। बिल्कुल। ये हमें संरक्षण के बारे में एक नई सोच देता है। हमेशा मुश्किलों से लड़ना ही एकमात्र समाधान नहीं होता। सही बात है। कभी कभी बस सही समय का इंतजार करना और अपने संसाधनों को बचाकर रखना ज्यादा समझदारी है। इन पौधों ने यही सीखा है। तो सालों की इस मेहनत का नतीजा आज क्या है? आज राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क कैसा दिखता है? आज ये जगह किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक पुराना 16वीं सदी का शहर का दरवाजा था, सिंघुरिया बाड़ी, जो खंडर हो चुका था। हाँ। उसे बड़ी खूबसूरती से पार्क के विजिटर सेंटर में बदल दिया गया है। पार्क में घूमने के लिए कई रास्ते या ट्रेल बनाए गए हैं, जैसे गली ट्रेल। और क्या वहाँ की वाइल्ड लाइफ यानी पशु पक्षी भी वापस लौटे हैं? यही तो इकोसिस्टम की बहाली का सबसे बड़ा सबूत है। जैसे ही देसी वनस्पतियां लौटी, वन्यजीव भी लौट आए। अच्छा। आज पार्क में 200 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां दर्ज की गई हैं। सरीसृप, साही और जंगली सुअर जैसे जानवर भी अब यहाँ रहते हैं। ये तो बहुत बड़ी सफलता है और एक बहुत ही सुंदर नजारा देखने को मिलता है। कांटेदार थोर की झाड़ियों की आड़ में नए कोमल पौधे पनप रहे हैं। थोर एक तरह से उन नए पौधों के लिए नर्सरी का काम कर रहा है। मतलब अब ये एक आत्मनिर्भर इकोसिस्टम बन चुका है। जी हाँ, जहाँ हर चीज एक दूसरे को सहारा दे रही है। ये प्रोजेक्ट सुनने में बहुत प्रभावशाली है, लेकिन अगर इसे एक केस स्टडी के तौर पर समझना हो तो इसकी स्थिरता के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। इस पार्क की सफलता को हम टिकाऊ विकास के 3 स्तंभों पर परख सकते हैं: पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और समुदाय। ठीक है, तो पहले स्तंभ यानी पारिस्थितिकी से शुरू करते हैं। और इस पारिस्थितिकी के लिहाज से ये एक बेजोड़ सफलता है।
यहाँ सिर्फ पेड़ नहीं लगाए गए, बल्कि एक पूरे नष्ट हो चुके चट्टानी इकोसिस्टम को उसकी देसी प्रजातियों के साथ सफलतापूर्वक बहाल किया गया है। ये वृक्षारोपण से कहीं आगे की बात है। और दूसरा स्तंभ, अर्थव्यवस्था। संरक्षण के प्रोजेक्ट अक्सर बहुत महंगे होते हैं। क्या ये पार्क आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है? हाँ, और यही बात इसे एक बेहतरीन मॉडल बनाती है। पार्क में पर्यटकों के लिए 100 रुपए का एक मामूली प्रवेश शुल्क है। इसके अलावा यहाँ एक नर्सरी और दुकान भी है। और आंकड़े खुद बोलते हैं। हमारे सूत्रों के अनुसार 2011 से 2022 के बीच सिर्फ टिकट और पौधों की बिक्री से ही पार्क ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की आय की है। 1 करोड़ से ज्यादा? ये तो कमाल है। ये साबित करता है कि संरक्षण के प्रयास आर्थिक रूप से भी सफल हो सकते हैं। बिल्कुल। और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ, समुदाय। इस प्रोजेक्ट ने स्थानीय लोगों को कैसे जोड़ा? ये इस मॉडल का दिल है। इस परियोजना ने न सिर्फ स्थानीय खंडवालिया समुदाय को रोजगार दिया, बल्कि उनके पारंपरिक ज्ञान को सम्मान दिया और उसे उपयोग में लाया। सही बात है। इसने साबित किया कि सदियों पुराना ज्ञान आज की वैज्ञानिक चुनौतियों का समाधान कर सकता है। इससे समुदाय का आत्मसम्मान भी बढ़ा। यानी ये सिर्फ एक इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक प्रोजेक्ट भी है। आपने सही समझा। ये सामुदायिक भागीदारी सिर्फ रोजगार तक सीमित नहीं है। ये उस गहरे सांस्कृतिक रिश्ते को फिर से जगाने जैसा है जो यहाँ के लोगों का इस जमीन के साथ हमेशा से रहा है। हाँ, और इसकी झलक हमें वहाँ के लोकगीतों, परंपराओं में भी साफ दिखती है ना? जैसे वो कुरजां वाला गीत। बिल्कुल। कुरजां मत मार रे बालम जैसा प्रसिद्ध लोकगीत जो डेमोइसल क्रेन के संरक्षण का संदेश देता है, दिखाता है कि संरक्षण की भावना लोगों के जीवन का हिस्सा रही है। इसके अलावा यहाँ के लोग पक्षियों के व्यवहार से बारिश का अनुमान लगाने की पारंपरिक समझ भी रखते हैं। वो कैसे? जैसे ये माना जाता है कि अगर टिटिहरी अपना घोंसला पानी के किसी स्रोत के पास बनाती है तो उस साल बारिश कम होगी। अच्छा। और अगर वो ऊंचाई पर बनाती है तो अच्छी बारिश की उम्मीद की जाती है। और मेहरानगढ़ किले पर हर दिन चीलों को खिलाने की एक परंपरा भी है। उसके पीछे क्या कहानी है? उसके पीछे एक नहीं बल्कि 2 दिलचस्प कहानियां हैं। हाँ। एक के अनुसार 15वीं सदी में राव जोधा को चेरियानाथ जी नाम के एक संत को हटाना पड़ा था, जिन्होंने श्राप दे दिया था। बाद में राजा ने उन्हें मनाकर उनके सम्मान में चीलों को खिलाने की परंपरा शुरू की। और दूसरी कहानी इसे राठौड़ वंश की कुल देवी चामुंडा देवी से जोड़ती है। माना जाता है कि चील देवी का ही एक रूप है और उन्हें खिलाने से शहर पर देवी की कृपा बनी रहती है। वजह जो भी हो, ये परंपरा इंसान और वन्य जीवों के बीच एक अनूठे सह अस्तित्व को दर्शाती है। बिल्कुल, और दिखाती है कि संरक्षण की भावना यहाँ की संस्कृति में कितनी गहराई तक समाई हुई है। तो राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सदियों पुराना पारंपरिक ज्ञान और सामुदायिक भागीदारी मिलकर एक बंजर भूमि को एक जीवंत और आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र में बदल सकते हैं। सही कहा। यह सिर्फ पेड़ लगाने की कहानी नहीं है, यह एक पूरे भूदृश्य को उसका असली स्वरूप, उसकी आत्मा लौटाने की कहानी है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। भारत में ऐसी कितनी ही जमीनों को बंजर या अनुपयोगी का ठप्पा लगाकर छोड़ दिया गया है। हाँ, ये वेस्टलैंड का कॉन्सेप्ट ही बहुत समस्या भरा है। राव जोधा पार्क का मॉडल इस परिभाषा को ही चुनौती देता है। ये हमसे पूछता है, क्या ये जमीनें वाकई बंजर हैं या हमारी कल्पना और हमारे प्रयास बंजर हो गए हैं? क्या हम इस मॉडल को दूसरी जगहों पर दोहराकर वहां के अनूठे पारिस्थितिकी तंत्र और स्थानीय समुदायों के भूले बिसरे ज्ञान को पुनर्जीवित कर सकते हैं?